10 क्वेश्चन तक हो चुका था। चलते हैं आज 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, बच्चे स्पेस को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए पहला है मीडिया, दूसरा है सामाजिकरण, तीसरा है संस्कृति, चौथा है ट्यूशन। तो इसका क्या आंसर होगा? तो बच्चे समाज द्वारा सीखते हैं। ठीक है, बच्चे समाज द्वारा लिंग का निर्माण, ये सब जो भूमिकाएं हैं ये समाज के द्वारा ही सीखते हैं। तो मीडिया समाज से जुड़ा हुआ ही है, सामाजिकरण भी है, संस्कृति भी है। चौथा ऑप्शन जो है ट्यूशन, ये जो है ये होगा इसके द्वारा, इसको छोड़कर, के अलावा पूछा है ना, इसको छोड़कर, ये निगेटिव आंसर पूछा है, तो ये चीज़ है ट्यूशन। ठीक है, 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वही सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती है लिंग भूमिका, जिसमें मीडिया आती है, संस्कृति, समुदाय, परिवार आदि सामाजिक अभिकरण सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह एक है। पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा ऑप्शन है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। चौथा ऑप्शन है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। मानकीकृत परीक्षण, क्या लग रहा है इसमें क्या आंसर होगा आप? तो इसमें देखते हैं, निगेटिव को पहले हटा लेते हैं। मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में, आलोचना मतलब इसका निगेटिव इम्पैक्ट बताना है। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। कोई डाटा आ रहा है तो उसकी भाषा को समझना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, यानी कि ये नहीं होगा, तो इसको हटा लेते हैं। ठीक है, दूसरा पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती, ये पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। क्यों? बड़ी आबादी पे, हजारों पे लागू किए जाते हैं परीक्षण, ये भी सही है, यानी कि गलत है। और ये चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। बिल्कुल, जितना डाटा होता है वो तो स्पष्ट तस्वीर ही देता है, वो पूरा स्पष्ट होता है, उसमें सब जो डाटा उसमें होता है, पूरा ग्राफ जो सही से बताता है कि ये इतने बच्चे ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है पहला जो है कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, ये जो है ये बात है, ये सही है। 12वां का ए होगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। परीक्षण की ऐसी त्रुटियां मुख्य धारा से अलग समाज के सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियां या परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। पहला ऑप्शन बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा ऑप्शन बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तीसरा ऑप्शन पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। चौथा ऑप्शन प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका क्या आंसर लग रहा है आपको? इसका आंसर बुद्धि कई प्रकार से। ठीक है, ऐसे इसका ऐसे ही देख सकते हैं, एकाधिक बुद्धिमानी, एक से अधिक बुद्धिमानी। ठीक है, एकाधिक, एक से अधिक, इसी का हो जाएगा, यहीं से आप आंसर ले सकते हैं। एक से अधिक, एकाधिक मतलब एक से अधिक। ठीक है, तो एक से अधिक, पहला ऑप्शन देखिए बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में नहीं कहा है। बुद्धि कई प्रकार, एक से अधिक कई प्रकार, ये सही है। तीसरा पेपर परीक्षण है, ये कोई बिल्कुल गलत है। उसके बाद से प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जाए, भी ये इसके संदर्भ में एकाधिक जो बुद्धि है, ये बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, इसका देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एकाधिक बुद्धि मानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बोला है। हार्वर्ड गार्डनर ये मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बोला है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि बहुप्रकारी बुद्धि होती है। ठीक है, उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा है कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने का अलग ढंग अलग अलग होता है। ठीक है, ये हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुप्रकारी बुद्धि के बारे में बताते हैं, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। 14वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। दूसरा ऑप्शन है बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में।
तीसरा ऑप्शन है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। चौथा ऑप्शन है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करके। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको आंसर क्या होगा? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का दोनों का उपयोग कर सकते हैं, कि इसमें आंसर क्या होगा? तो पहले इसमें निगेटिव को हटा लेते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानना, बिल्कुल नहीं। उपलब्धि और ये सब रैंकिंग, ये निगेटिव आंसर आते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा क्या है? बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानने और तथा, ये तो पॉजिटिव लग रहा है बिल्कुल। बच्चे की कमियां उससे जान जाएंगे और उसको सुधारेंगे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या? आवधिक अंतराल पर बच्चे का प्रदर्शन, बिल्कुल नहीं। परफॉर्मेंस देख के और ये सब बिल्कुल प्रमाणित नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब बच्चे को हीन भावना पैदा करेगा बच्चे के अंदर। और चौथा ऑप्शन क्या है? बच्चे की प्रगति की निगरानी करके उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। बच्चे सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति के चयन करने में, ये बिल्कुल सही है। इससे शिक्षक को रणनीति बनाने में और बच्चे की सीखने की ज़रूरत क्या है, बच्चा कहाँ कमी कर रहा है। जैसे मान लीजिए 59 बोल रहे हैं और वो 69 लिख रहा है। ठीक है, तो बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, उसको कमियों को पूरा करेंगे। ठीक है, कमियों को दूर करेंगे। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकते हैं। अर्थात सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति तथा सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले किया जाता है। ठीक है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले किया जाता है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग, मूल्यांकन तो बाद में ही किया जाएगा ना, शिक्षण के बाद। पहले शिक्षा दे देंगे तब ना आप मूल्यांकन करेंगे। पहले शिक्षा दे देंगे उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही मूल्यांकन होगा। तो ये बोला है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने से पहले जान लेते हैं कि बालक की स्थिति क्या है। पहले क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे आगरा के बारे में बताना है, ताजमहल के बारे में, तो पहले बताएंगे कि आप बहुत अच्छी ऐसे बिल्डिंग देखे हैं सफ़ेद रंग की ऐसे जो चमकती हुई है, तो उससे उसके बाद कोई जानता है तो उससे क्वेश्चन पूछ के उससे रिलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो बच्चे कहाँ तक हैं उससे ये पता चलता है। जब बाद में पढ़ा देंगे तो उसका मूल्यांकन के लिए प्रश्न देते हैं। ठीक है, तो उससे मूल्यांकन हो जाता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचा है, चीज़ों को कहाँ तक समझा है। उसके बाद रणनीति तैयार करते हैं कैसे बच्चे को समझाया जा सके। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? निगेटिव पूछा है, इसको पहले सर्कल कर लेते हैं जो नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। यह शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तीसरा ऑप्शन है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। चौथा ऑप्शन है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। निगेटिव पूछा है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव पूछा है आंसर में, यानी कि पॉजिटिव को हटाना है इसमें। इसे भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल, सतत शिक्षा के लिए को अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि केंद्रित पर आधारित है। बिल्कुल है, बच्चे की उपलब्धि देखेंगे कि कैसे वह कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ अच्छा है, किस क्षेत्र में। मान लीजिए वो गणित में कमज़ोर है तो उसको उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चे की उपलब्धि उस पर आधारित है। और ये चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव पूछा है तो ये सही हो जाएगा कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में ये बिल्कुल लेबल नहीं करेंगे चिल्ड्रन पे। ठीक है, देखिए ऑप्शन देख ले, मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग बच्चों के अधिगम त्रुटियों को पहचान कर, देखिए अधिगम की त्रुटियों को जो है उनको पहचान कर उसका उपचार करने में किया जाता है। इसकी अन्य विशेषताएं भी हैं। क्या क्या विशेषताएं ये देख लेते हैं। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है, तो हमको जो स्पेस दिया उसके बारे उसको बताना है क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए।
पहला ऑप्शन है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। दूसरा ऑप्शन है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तीसरा ऑप्शन है सफल माता पिता। चौथा ऑप्शन है एक अनुशासित दिनचर्या। तो प्रतिभाशालिता जो है किसके कारण हो सकती है? सफल माता पिता हो तो वो सफल होगा, ऐसा कहा जा सकता है, प्रतिभाशाली होगा, बिल्कुल गलत बात है। एक अनुशासित दिनचर्या, इससे प्रतिभाशालिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। एक अनुशासित दिनचर्या से प्रतिभाशालिता का कोई लेना देना, एक अनुशासित दिनचर्या से इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये देखिए एक संसाधन समृद्ध वातावरण, केवल संसाधन ही नहीं है, संसाधन केवल समृद्ध हो उससे नहीं हो सकता है। अनुवांशिकता यानी कि अनुवांशिकता रूप में भी उसको कुछ मिला हो, उसको प्रतिभाशालिता, मतलब जो उसके जीन में भी हो, वो पहले से ही थोड़ा बुद्धिमान हो और उसको वातावरण भी अच्छा मिल जाए तो प्रतिभाशाली बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है। बच्चों में प्रतिभाशालिता अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है, अर्थात वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जिनको अनुवांशिकता प्रगतिशील पूंजी देती है। अनुवांशिकता जो है प्रगतिशील पूंजी देती है, एक उसमें सहायक होता है, ठीक है। और वातावरण पूंजी को निवेश करने के लिए उचित परिस्थिति का निर्माण करती है। वातावरण जो है परिस्थिति, जैसे स्कूल जो है अच्छा अध्यापक जो है वो क्या करता है, वो वातावरण को क्रिएट कर देता है, वातावरण बना देगा, और बच्चा जो है अनुवांशिकता रूप से जो लेके आया है ज्ञान वो भी अच्छा है, बस वो प्रतिभाशाली हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, पहला ऑप्शन है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता हो। दूसरा ऑप्शन उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तीसरा ऑप्शन उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। चौथा ऑप्शन बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। निगेटिव छाट लेते हैं सबसे पहले। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन वंचित पृष्ठभूमि से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। दूसरा है उनके भाषाई सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनको उपयोग करता है, ये पॉजिटिव आंसर है, ठीक है, ये पॉजिटिव आंसर है। अगला भी देख लेते हैं, इससे भी अच्छा कुछ आंसर ना हो। उनकी भाषा के उपयोग को ये बिल्कुल गलत, हतोत्साहित नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो लेबल नहीं लगाना है, कैटेगरी में नहीं बांटना है, निगेटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोला है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में ऐसे माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। इसलिए समावेशी शिक्षा की संकल्पना विकसित की गई। समावेशी शिक्षा वही तो है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आए हैं, बच्चे आते हैं, गरीब है कोई विशेष जाति से आता है, अलग जाति से आता है, तो उस आधार पे उसको अलग ना छाटा जाए, बल्कि उसका उपयोग उसके शिक्षण में किया जाए और उसको माहौल दिया जाए ऐसा कि वो आगे बढ़ सके, ठीक है। अगला ऑप्शन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 18वां। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। दूसरा ऑप्शन उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तीसरा ऑप्शन उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। चौथा ऑप्शन उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसका आंसर क्या होगा, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। मान लीजिए कक्षा में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे और सृजनात्मक बच्चे हैं, तो उनके लिए कैसे उसको हस्तक्षेप किया जाए, कैसे उसको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए, बिल्कुल नहीं। उनके प्रति स्नेही होंगे, मतलब उनसे लगाव रखेंगे, कि उन्हीं से बात करेंगे, ठीक है, कि अच्छा बच्चा है, अच्छा नंबर लाता है तो इससे ज़्यादा लगाव रखें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं होगा। और चौथा क्या है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, ये तो बिल्कुल गलत है। किस लिए है, वो तो खुद पढ़ाएंगे, बच्चे कहाँ पढ़ाएं। पहला ऑप्शन जो है वो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है, ठीक है। अर्थात शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण की मानसिक उद्वेलन तकनीकी का उपयोग करता है तथा साथ ही इसके लिए नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विस्तृत सह शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है, ताकि इनका भी जो है
ज्ञान और अनुभव सृजनात्मकता का विकास अधिक हो सके। ठीक है, तो उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 19वां क्वेश्चन देखिए, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। निगेटिव पूछा है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही पहला ऑप्शन देखिए, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा ऑप्शन, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तीसरा ऑप्शन, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। चौथा ऑप्शन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, तो निगेटिव खोजना है इसमें। पहला देखिए, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे तो ये तो अच्छी बात है। बच्चा क्या है, अति संवेदनशील है, यानी कि थोड़ा भी इधर उधर होता है तो तुरंत भटक जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे खंडों में उसको पढ़ाएंगे तो वो कर लेगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश की जाए तो ये भी सही है, जैसे खेल करा के उसको सिखा दिया जाए, खेल से जुड़ा के। ठीक है, तो ये जल्दी से सीख लेगा चीज़ों को, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है उसका। ये ऐसे तरीके, वैकल्पिक जो तरीके हैं उसको पेश किया जाए। ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश किया जाए तो बिल्कुल सही है। अति संवेदनशील है, शारीरिक गतिविधि कराई जाए, उनको योगा कराया जाए, ये सब चीज़ें, तो संवेदनशीलता उनकी जो है थोड़ी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो वो सामान्य रूप से व्यवहार करने लग जाएंगे, तो ये भी सही है। और हमसे क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है। ठीक है, निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव पूछा है तो क्या होगा, ये बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार, ये सब चीज़ें जो है ये गलत हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे निगेटिव पूछा है तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके विचारों और भावनाओं का स्वीकार करना चाहिए, न कि बेचैन होने पर फटकार लगाना चाहिए। ठीक है, उसके अतिरिक्त अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए अन्य तरीका उपयुक्त हो सकता है, ये चीज़ों को बताया है। कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़कर सिखाना, ये भी उपयोगी है। विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना, और ये भी है कि अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 19वां। अब 20वां देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। पहला, विकलांग हैं। दूसरा, डिसलेक्सिक हैं। तीसरा, सृजनात्मक हैं। चौथा, प्रत्यास्थी हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न। ये अलग अलग सोच मतलब डाइवर्जेंट, यानी कि एक क्वेश्चन को दिया जाए तो उसके कई तरीके से उसको सोच सकते हैं, कई तरीके से उसके आंसर को सोच सकते हैं। तो कैसे बच्चे होंगे वो बच्चे सृजनात्मक होंगे। ठीक है, सृजनात्मक बच्चे हैं जो वो एक क्वेश्चन दिया जाए तो वो कई तरीके से सोच सकते हैं। डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी चिंतन करते हैं वो। ठीक है, अपसारी चिंतन करते हैं वो, तो इसका ये आंसर होगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। ऐसे बालक किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे कई तरीकों से सोच सकते हैं। ठीक है, तथा उनका एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस नवीनता के बच्चे के लिए और संपूर्ण समाज के लिए हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं। ठीक है।